बीजेपी या आरएसएस इनको किस तरह ऊपर उठाएगी? देखिए, योगी साहब एक बड़े लीडर बन के तो आ गए हैं, और आप जानते हैं चीमा साहब योगी है, वो उनका कोई फैमिली वैमिली है नहीं। अब भी वो मिनिमम से मिनिमम सरकारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, मिनिमम से मिनिमम, मतलब उससे उनसे कम स्पेंडिंग शायद किसी की नहीं है जो आज तक सीएम बने। तो अब डेफिनेटली योगी जी तो 5 साल तक यूपी में रहेंगे। तो आप मान लीजिए अभी हम आज बात करें 22 से लेकर 27 तक तो यूपी हो सकता फिर एक और टर्म यूपी में वो लगाए, 2-3 बार यूपी में रहे। हाँ, फिर एक नेशनल पॉलिटिक्स में उनका एक स्टैचर डेफिनेटली बना है। I see him, personal assessment है मेरा, I see him as a very very strong contender 5 years 10 years down the line for Home Minister of India, not Prime Minister of India, for Home Minister of India। होम मिनिस्टर की कैटेगरी में आ गए कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, लोगों को मैनेज कर लेते हैं, काम वाम करा लेते हैं। अब यूपी में अगर आप 24 करोड़ लोगों को चला लो, और यूपी इतना डाइवर्स है साहब, आप कभी आके देख लीजिए, इतनी डाइवर्सिटी है, इतने कल्चर है, इतने रिलीजन है, इतना अगर आप उसको चला पा रहे हैं तो योर कैपेबिलिटी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इज गुड। So I see Yogi ji 5 years, 10 years down the line as a very strong contender for Home Minister of India। जी। अच्छा, ये बताइए, पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी जो है जी, वो नवजोत सिंह सिद्धू को हटाने के और जो चन्नी साहब को ऊपर लाने का कितना को नुकसान हुआ? या आप समझते हैं ये कांग्रेस की हार है, या आप समझते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिद्धू जी को साइड वे करने का ये नुकसान हुआ है? सिद्धू जी को अगर सीएम का कैंडिडेट बनाया जाता तो वो कंपेन और तरीके से करते, और ये बेसिकली पार्टी ने ऊपर जो है ये उनकी ज्यादती की है, जिसकी वजह से शायद पार्टी जो है वो कट गई है अवाम से और इस तरह की चीजें। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए चीमा साहब, हुआ कैसा, जब कांग्रेस आई तो पहले से अकाली दल थे, श्रीमणी अकाली दल, और बीजेपी का, मतलब बीजेपी क्या, वो 90% अकाली दल था, 5% बीजेपी वाला सीन था वो। और ये पिछले 25 साल से 20 साल से ये कॉम्बिनेशन चल रहा था। तो श्री अकाली दल और बीजेपी का टाइप पर पिछले 2 बार से ये कॉम्बिनेशन जीत रहा था। अब लोगों को चाहिए था चेंज, और अमरिंदर साहब, कैप्टन अमरिंदर जी ने बोला जी हम चेंज देंगे, ये देंगे। चेंज आया, चेंज लाए, पर जो ग्राउंड पे चेंज था, वो दिखा नहीं। पंजाब की बहुत समस्या, चीमा साहब, अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएं, पंजाब इज अ बैंकरप्ट स्टेट व्हिच यू विल नॉट नो, इट इज अ बैंकरप्ट स्टेट। 10-15 साल पहले सिचुएशन और थी, टुडे इट्स बैंकरप्ट। पंजाब का जीडीपी हरियाणा लगा साथ में, हरियाणा की जीडीपी से आधा है। 70% इंडस्ट्री जो पंजाब की, वो लुधियाना से निकल के यूपी इधर उधर निकल गई, हरियाणा में निकल गई। आप देखिए, पंजाब, हरियाणा छोटा है पंजाब से, बट जीडीपी डबल है। इट्स अ कैश सरप्लस स्टेट, पंजाब इज अ बैंकरप्ट स्टेट। पंजाब में ग्राउंड वाटर, चीमा साहब, बहुत नीचे जा रहा है, इट इज गेटिंग ऑल टाइम लो। इनफैक्ट एक जगह यूएस, मुझे नाम नहीं आ रहा, और उसका पंजाब का ग्राउंड वाटर की कंडीशन अलार्मिंग है। और वहां खेती होती है धान की, एमएसपी के लिए, धान के लिए चाहिए पानी, खूब पानी निकाल निकाल के वो जमीन का डाल रहे, सॉइल इरोजन है पंजाब में। तो पंजाब में एग्रीकल्चर, इज इट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन, इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या। और अब यहाँ जो मेंटेलिटी बनी है, भाई देखिए, आपको पता है इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं होता। आप 1 करोड़ 2 करोड़ की फसल का है, आपको 4 आने का टैक्स नहीं देना। तो ये एग्रीकल्चर अच्छा प्रोफेशन है इन दैट वे, जो बड़ा किसान है उसको फायदा होता है, जो बड़ा आड़ती है उसको फायदा होता है। अब छोटे किसान को क्या होगा? एग्रीकल्चर के सिवा वहां कोई इंडस्ट्री डेवलप हो नहीं पाई। आज फूड ग्रेन्स में नंबर 1 एमपी है, आपको पता नहीं हुआ, नंबर 1 एमपी है, पंजाब नहीं है। तो एक टाइम पंजाब वाज अ वेरी प्रॉस्परस स्टेट, बट ओवर द टाइम जो लीडरशिप वहां आई, उन्होंने इसको, एक होता ना जी, भाई विद टाइम आपको बदलना, आपको इकोनॉमी में देना, आपको ये। अगर यूपी में देखें, यूपी में इंडस्ट्री भी है, यूपी में एयरपोर्ट भी है, कारखाने भी है, खेती भी है, राइट। तो यूपी में हर चीज है, तमिलनाडु में देखिए हर चीज मिलेगी आपको। बट ये पंजाब इज एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट। अब यहाँ हुआ क्या, जब लोगों की उम्मीदें थी, अब ये लोग आए तो पहले जी इनमें आपस में बनी नहीं। कैप्टन साहब बड़े लीडर हैं, महाराजा पटियाला के खानदान के हैं, तो अपने रहते हैं, भाई हम हैं बड़े लोग। अब चन्नी साहब, इनकी आपस में बनती नहीं थी, कैप्टन और चन्नी साहब की। अब ये जो गांधीज हैं हमारे, इनको अब भी लगता है ये बादशाह सलामत, लिटरली कह रहा हूँ चीमा साहब, बादशाह सलामत, हमारी मर्जी हुई, जिसका सर कलम करवा दे, जिसका सर हम लगवा दे, ये वैसे मानते हैं। अब इन सिद्धू जी की इनसे दोस्ती थी, पहले बीजेपी में थे, फिर लाफ्टर चैलेंज में रहते थे, दाएं बाएं रहते थे, फिर वो उनसे दोस्ती हो गई। तो उन्होंने बोला भाई सिद्धू जी को लाओ, तो कैप्टन साहब ने ऑब्जेक्ट किया। कैप्टन साहब ने नहीं भाई, ये क्या करेगा, इसका वैल्यू एडिशन नहीं है। फिर वो सिद्धू के साथ उनका ऑब्सेशन इतना था कि सिद्धू को ले आए, सिद्धू को लाए तो कैप्टन निकल गए। अब कैप्टन जब निकलता है चीमा साहब, सारा
होता है वो निकल जाता है नीचे का, ठीक है साहब, काडर निकल गया। फिर ये हुआ कि सीएम कौन बनेगा। फिर आपके सिद्धू साहब आपके बाजवा साहब के साथ जपिया उपिया पा रहे थे, इमरान नियाजी साहब के खूब कसीदे पढ़ रहे थे, तारीफें पढ़ रहे थे, वो उसको अच्छी सेंस में यहाँ देखा नहीं जाता। मतलब यहाँ जो भी जियो पॉलिटिक्स है उसमें अच्छी सेंस में हाँ एक नॉर्मल रिलेशन रखिए तो वो भी था। फिर वो मोदी जी का कॉन्वॉय रुक जाता तो तब चन्नी जी कहते यार कोई गोलियां थोड़ी ना चली थी, मतलब आपकी गोलियां चलने का वेट कर रहे थे। अब ये जो सारी चीजें आती है, ये जो सारी चीजें आती है, इसका एक बहुत कंबाइंड इफेक्ट हुआ। लोगों को लगा ये ऑल्टरनेट ही नहीं, इनका ऑल्टरनेट है नहीं। अब जो पहला वाला कॉम्बो था उसमें ऑलरेडी वो ट्राई कर चुके थे। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा यार चलो छोड़ो सबको, ये जो आम आदमी पार्टी है केजरीवाल जी ये बड़ा प्रॉमिस करे, इनको दे दो। देयर हैव बीन अ टेल ऑफ डिजास्टर्स। अगर कांग्रेस एक साथ रहती तो चीमा साहब 40-50 सीटें ले सकती थी, पूरा स्टेट ले सकती थी। हाईकमांड ने अपना रोल किया, सिद्धू जी का अपना रोल था, चन्नी जी का अपना रोल था और कैप्टन साहब का अपना रोल था। अगर ये सारे साथ रहते, एक साथ लड़ते तो 40-50 सीटें हो सकता सत्ता पे भी आ जाते। 3 महीने पहले चीमा साहब, 3-4 महीने पहले पंजाब वॉज गोइंग कांग्रेस पे, आपने आज का रिजल्ट देख ही लिया। तो इसीलिए मैंने कल एक टीवी चैनल पे बोला था, मैंने कहा ऐसा क्यों जहां कांग्रेस का महल ढहता है वहां केजरीवाल की कोठी बनती है, तो ईंट पत्थर भी आप वहीं से लेके कोठी बना देते हो। सच्चाई है ये, कांग्रेस आपको आगे आने का मौका दे रही है, आपका महल कांग्रेस बनवाती है, सच्चाई ये है। तो ये हुआ पंजाब में। इट इज अ टेल ऑफ डिजास्टर, इट्स अ टेल ऑफ डिजास्टर। कोई एक रीजन ही है, किसी एक व्यक्ति पे नहीं डाल सकते। अब जो काडर है, जो कार्यकर्ता, वो किसके लिए लड़े भाई? वो चन्नी साहब के लिए लड़े, वो सिद्धू जी के लिए लड़े, वो राहुल गांधी के लिए लड़े, वो कैप्टन साहब के लिए लड़े, या वहां एक जो उनके जाखर साहब है जो वहां के प्रेसिडेंट थे, वो अपनी कहानी चला रहे थे। अब जब 5-6 खेमों में पार्टी बढ़ जाती है, वो टूटता है। कार्यकर्ता कहता है यार मैं किसके लिए लड़ूं, या तो तुम एक लीडर, जैसे यूपी में था योगी जी, बात खत्म, सब भाई योगी सीएम है, खत्म, कोई डिस्कशन नहीं, डिबेट नहीं, उस पर लड़ाई हो रही है, उस पर लड़ाई हो रही। अब यहाँ जो 6-6, 7-7 लोग हैं, तो इट्स अ टेल ऑफ डिजास्टर, इट्स अ कॉकटेल ऑफ डिजास्टर इफ आई माइट से जी। अच्छा ये बताइएगा सुमित भाई, वही जरा आप जो की बात, ये तो दिल्ली से उठे थे ये, ठीक है, और दिल्ली से उठे और स्टेट में जा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसका फ्यूचर आपका, कि लोग इसको किस तरह वेलकम कर रहे हैं? कामयाब पार्टी है, स्पेस बनाएगी, कांग्रेस को रिप्लेस करके बीजेपी के मुकाबले में आएगी? हाउ डू यू सी आफ्टर इनकमिंग ईयर्स, डेकेड्स? देखिए चीमा साहब, सच बताऊं आपको, कांग्रेस को रिप्लेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कांग्रेस का एक कल्ट है, कांग्रेस का एक वोटर है जो कांग्रेस को ही वोट देता है। आप उसको कुछ भी बता दो, आप उसके घर में सोने का जहाज उतार दो तब भी कांग्रेस को वोट देगा। देखिए कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। और अगर मैं पंजाब का आपको इलेक्शन बताऊं, ये जो आम आदमी पार्टी, मतलब आप देखिए कोई जीता तो उससे तो लगता है कि भाई मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो एक होता कि आपको स्टार लगाया जाए, आप होता आप खुद बाजार से खरीद के 2-4 लगा दो, कह दो मैं जनरल कमर चीमा, तो 10 भी मिलती है, स्टार भी बाजार में मिलते हैं। तो ये वो वाली बात है। अब उनको क्या लगा कि भाई हमने जीत गया। अब मुझे एक बात बताइए, यूपी में केजरीवाल मॉडल की कुछ बातें करे, यूपी में एक सीट नहीं है आपकी, मणिपुर में एक सीट नहीं है, गोवा में आप कहीं नहीं हो, ठीक है जी, उत्तराखंड में आप कहीं नहीं हो। आज 10 सालों से आप दिल्ली से बाहर नहीं जा पा रहे। पंजाब में वैक्यूम बना, वहां घुस गया, आपने एनकैश कर लिया, अच्छी बात है। और दूसरा आपको एक मैथमेटिकल आंसर देता हूं सर, दिल्ली में 7 पार्लियामेंट की सीटें पूरी 7 की 7 हार गए। स्टेट गवर्नमेंट है इनके पास, दिल्ली में तो ऐसे पावर होती नहीं, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर मेयर जैसा होता है, तो क्योंकि ज्वाइंटली एडमिनिस्ट्रेड, तो 7 की 7 पार्लियामेंट सीटें आप हार गए। पंजाब से 13 सीटें साहब, चलो मैं दिल्ली भी लगा लू, पंजाब भी लगा लू, 13 + 7 20, और आपको चाहिए 250 जीतने के लिए। तो मतलब अगर आपको लगता है दिल्ली आप 7 हार चुके, तो अगर आप 13 की 13 सीटें भी पंजाब की निकालते हो, अगर आपको लगता है 13 सीटों पे आप दिल्ली के तख्त पे बैठेंगे, तो एक, जब मैं छोटा था तो एक किताब होती थी एलिस इन वंडरलैंड, और उसमें एक व्हाइट रैबिट होता था जो हमेशा लेट होता था, आई एम गेटिंग लेट फॉर द पार्टी। तो टिकट थोड़ी ना उसका, कोई भी रह सकता है उसमें। बिल्कुल ठीक है। तो सुमित भाई ये बताइएगा, अभी आखिरी सवाल आपसे करना है, और वो ये करना है कि बीजेपी को आप कितना मजबूत देखते हैं 2024 के लिए, कि वो अगर अभी प्रूव कर रही है, गवर्नमेंट्स बना रही है, तो आप देख रहे हैं 2029 तक तो ये तो बीजेपी सरवाइव करेगी और यही पावर में दोबारा आएंगे? तो क्या नरेंद्र मोदी जी को तीसरी टर्म दी जाएगी, या कि कोई लीडर और तैयार कर रहे हैं बीजेपी? देखिए बीजेपी में चीमा साहब कार्डर बेस्ड पार्टी और काफी आरएसएस का रोल रहता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे।
तो यहाँ लीडर ही लीडर है। देखिए कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, नॉट लिटरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। केजरीवाल जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अखिलेश यादव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ममता बनर्जी बहन जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बहन मायावती जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहाँ मोदी जी को 15 साल पहले कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। योगी आदित्यनाथ पास एक एमपी थे, आज इतने बड़े कद्दावर नेता बन गए। अमित शाह जी को कौन जानता था? धर्मेंद्र प्रधान, में आपको कई नाम थे जिनको कोई नहीं जानता था। तो यहाँ क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है या कंपनी नहीं, आप बाहर से टैलेंट आप ला सकते हो, टैलेंट अवेलेबल हो, उसको डेवलप कर सकते हो। अब जो फैमिली रन पार्टी होती है वहां तो टैलेंट आ ही नहीं सकता। जैसे आपके पाकिस्तान में भुट्टो हो जाए तो भुट्टो भाई वही है, जरदारी साहब की काकुम्बा है, बात खत्म हो गई। तो जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनका डेवलपमेंट और स्केल एक लिमिटेड होता है, एक आध स्टेट दो स्टेट पकड़ लेती है, पर उसके आगे जाना, एक नेशनल पार्टी बनने के लिए नेशनल चैलेंज चाहिए, नेशनल लोगो लाना है, जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, फैमिली रन पार्टी में संभव नहीं है। बीजेपी में आप देखिए आज कश्मीर का भी बंदा है, तमिलनाडु का भी बंदा है, या आसाम का भी, थिम्पू का भी बंदा, और वहां गुजराती भी है। तो अक्रॉस बोर्ड जब आपके पास बंदे टैलेंट आता है तो आपको दिक्कत वहां होती नहीं, इसलिए आप एक्सपेंड कर पा रहे हो। अब ये लोग क्या, ये एक्सपेंड करते ही नहीं, इनको अपना ही डर लगता है कल को मेरी कुर्सी ना निकल जाए, अब मेरा बेटा ही बनेगा जी, अब मेरा बेटा जैसा भी हो जो भी हो वही बनेगा जी। एक है टैलेंट, एक है वंस यू गेट टैलेंट, वंस इज यू एनफोर्स टैलेंट, फर्क है ना दोनों में। और जो टैलेंट, व्हेन यू गेट द टैलेंट इज टैलेंटेड, व्हेन यू एनफोर्स टैलेंटेड द टैलेंट माइट नॉट बी टैलेंटेड, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये वहां उस उधेन बुन में फंसे रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, सच बताऊं तो 2029 की तैयारी करनी चाहिए। अपोजिशन को 24 में तो कुछ रखा नहीं है प्रैक्टिकली, मतलब इट्स नॉट बीइंग ऑप्टिमिस्ट। सच में कल मैंने ये चीज नेशनल टीवी पे भी कई बार और कहीं क्रिटिक्स बोल चुके हैं अपनी 29 की तैयारी।